नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम इकोनॉमी की इसमें टेस्ट लेक्चर सीरीज में कृषि वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम कृषि विपणन तक पहुंच चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक आज का जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि कृषि विपणन के संबंध में सरकार के क्या प्रयास रहे हैं। ठीक है, इस टॉपिक को चालू करने से पहले, नए टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले, हम जो आपका जो पिछले लेक्चर में क्वेश्चन दिया गया था उसको डिस्कस करेंगे। प्रश्न था आपका 5 मार्क में दिया गया था, 5 नंबर का प्रश्न दिया गया था इसमें कि ग्रामीण साख क्या है, इसमें नाबार्ड की भूमिका की समीक्षा कीजिए। ये आयोग द्वारा शायद तक 2016 या 17 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, 2016 या 17 के मेंस में पूछा गया प्रश्न है आयोग की तरफ से। ठीक है, ग्रामीण साख क्या है, नाबार्ड की भूमिका की समीक्षा कीजिए। इसमें देखते हैं इस प्रश्न का मॉडल आंसर क्या होना चाहिए, इसको कैसे लिखा जाना चाहिए, टैकल कैसे करें इसको। तो इसमें एक छोटा सा इंट्रो दे सकते हैं, एक से 2 लाइन का, जिसमें बता सकते हैं कि ग्रामीण साख से आशय, जिसमें हमसे पूछा गया ग्रामीण साख क्या है, तो हम उसको 1 से 2 लाइन में बता देंगे कि ग्रामीण साख से आशय ग्रामीण परिवारों हेतु ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने से है, जिससे कृषि कार्यों के साथ साथ अन्य कार्यों को भी संपन्न किया जा सकता है। ठीक है, अन्य कार्यों का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर कोई वहाँ पे छोटा वो चल रहा है, लघु कुटीर उद्योग चल रहा है, या कोई अवसंरचना विकास का कार्यक्रम करना है, कार्य करना है किसी ग्रामीण परिवार को, ठीक है, तो उस हेतु क्या है यहाँ पे ऋण उपलब्ध करवा दिया जाता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे ग्रामीण साख से आशय क्या है, उस वाले पोर्शन को हम क्या कर देंगे, 1 से 2 लाइन में बता देंगे। प्रश्न का अगला पोर्शन था कि उसमें नाबार्ड की क्या भूमिका है, उसकी समीक्षा करनी है हमको, है ना। तो उस पोर्शन को कैसे लिखा जाना चाहिए उसको देखते हैं। इसमें नाबार्ड की भूमिका की इस प्रकार से यहाँ पे समीक्षा की जा सकती है। इसमें बता सकते हैं कि ग्रामीण साख में नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक आदि के माध्यम से कृषि एवं संबंधित सहायक क्रियाओं हेतु क्या करता है, योगदान देता है। ठीक है, संबंधित सहायक क्रियाओं हेतु योगदान कौन दे रहा है, नाबार्ड दे रहा है। इन सब के माध्यम से, डायरेक्ट तो ऋण देता नहीं हो, ठीक है, तो जो अधीनस्थ बैंक होते हैं उनके माध्यम से वो सहयोग कर रहा है। ठीक है, अब इसमें समीक्षा के बिंदु आप बता सकते हैं। जैसे पहला क्या है कि राज्य सरकार और अधीनस्थ बैंक, ठीक है, ये सब क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक, ये सब अधीनस्थ बैंक है नाबार्ड के। ठीक है, तो इनके माध्यम से पुनर्वित्त और ऋण सुविधा प्रदान करता है। ये ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि एक फंड बनाया गया था, स्थापित किया गया, तो उसके माध्यम से अधोसंरचना विकास में योगदान देता है। उसमें कृषि विपणन के संबंध में गोदाम अवसंरचना कोष का स्थापना की गई है। खाद्य प्रसंस्करण निधि की स्थापना की गई, उसके माध्यम से कृषि की सहायक क्रियाओं को क्या है, बढ़ावा दे रहा है, ताकि जो है कृषि कार्य को लाभदायक बनाया जा सके। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट ये बता सकते हैं कि लघु कुटीर उद्योग जो होते हैं उनके उत्थान के लिए कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ प्रयास किया जा रहा है नाबार्ड के द्वारा। इसके अतिरिक्त कौशल विकास के द्वारा क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं उनको कृषि के अतिरिक्त अन्य ऑप्शन भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं कौशल विकास के माध्यम से। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को टैकल कर सकते थे। इसमें 50 से 60 शब्द आपके लिखा जाएंगे। उसके बाद क्या है, आप एक कंक्लूजन दे सकते हैं 1 से 1.5 लाइन में कि इस प्रकार नाबार्ड ग्रामीण साख में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए ग्रामीण विकास को संभव बना रहा है। ठीक है, इस प्रश्न को इस तरीके से लिखा जाना चाहिए था। ये आपका मॉडल आंसर एक हो सकता है। चलते आगे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सरकारी प्रयास। इस सरकारी प्रयास किस चीज़ के, पहले ये समझ लेते हैं। जो आज के इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं उनको पिछला लेक्चर देख लेना आवश्यक है। हम यहाँ पे जो पिछले लेक्चर में पढ़े थे वो ये था कि कृषि विपणन और उसमें जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, पारंपरिक व्यवस्था हमने देखी थी और आधुनिक व्यवस्था देखी थी। इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया हुआ था। उसी में आगे हमने ये देखा था कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं विद्यमान है। ठीक है, इस क्षेत्र में, विपणन के क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं विद्यमान है, जिसमें हमने देखा था कि भंडारण, परिवहन, इन सब की समस्याओं के बारे में। ठीक है, अब इन समस्याओं का समाधान क्या होना चाहिए या सरकार क्या प्रयास कर रही है, उस चीज़ को हमको यहाँ पे आज देखना है। तो इसमें आता है सबसे पहले सरकारी प्रयास, सरकार ने क्या कदम उठाए। तो सबसे पहला जो बड़ा कदम उठाया गया सरकार के द्वारा 2015 में, वह था ई नाम। ठीक है, देश में जितनी भी एपीएमसी मंडियां हैं, मतलब सहकारी उपार्जन मंडियां जितनी भी हैं, उन सबको सरकार ने क्या कर दिया, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकीकृत कर दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, किसको ये फायदा होने लग गया कि देश की किस मंडी में क्या कीमत चल रही है किसी भी अन्न की, किसी भी फसल की, वो वहाँ जाके अगर उसको फिजिबल बैठता तो वहाँ जाके वो बेच सकता है। ठीक है, तो सरकार ने यहाँ पे एक प्रयास किया विपणन में ई नाम के माध्यम से। दूसरा प्रयास सरकार ने क्या किया, एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की। इसके माध्यम से क्या किया गया, जो विपणन के क्षेत्र में अवसंरचना विकास हेतु वित्त की कमी पड़ती है, उस गैप को यहाँ से भरने का प्रयास किया गया एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के द्वारा, ताकि विपणन क्षेत्र में जो समस्याएं हैं अवसंरचना वाली, उनको समाप्त किया जा सके। ठीक है,
तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पे ई पोर्टल एग मार्केट की स्थापना, ई पोर्टल एग मार्कनेट ये एक पोर्टल बनाया गया, उसकी स्थापना की गई। इसके माध्यम से सरकार ने क्या प्रयास किया कि कृषि वस्तुओं के थोक मूल्यों को वास्तविक समय के आधार पर प्रदर्शित किया गया। एपीएमसी बाजारों, किसान मंडियों के जो किसान विकास केंद्र होते हैं, राज्य कृषि बोर्ड होते हैं, इनको आदि को इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो एग मार्कनेट के माध्यम से क्या किया गया, मंडियों को भी एकीकृत करके उचित मूल्यों को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया। ठीक है, अगला जो सरकार ने यहाँ प्रयास किया वो है ऑपरेशन ग्रीन्स। ऑपरेशन ग्रीन के तहत क्या किया गया, तीन फसलों, कौन कौन सी, टोमेटो, ओनियन, पोटैटो। ठीक है, टमाटर, प्याज और आलू, इन टॉप का क्या किया है, टॉप के उत्थान का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा ऑपरेशन ग्रीन के तहत। ठीक है, अगला है वो है नीति आयोग। नीति आयोग क्या प्रयास कर रहा है, नीति आयोग यहाँ पे प्रतिस्पर्धा करवा रहा है एक तरीके से, ताकि दक्षता और पारदर्शिता में क्या किया जा सके, वृद्धि की जा सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक सूचकांक जारी कर दिया। वो सूचकांक का नाम क्या है, कृषि विपणन और किसान हितैषी सूचकांक। क्या है, नीति आयोग द्वारा एक सूचकांक जारी किया, कृषि विपणन और किसान हितैषी सुधार सूचकांक। उसके माध्यम से नीति आयोग क्या कर रहा है, प्रतिस्पर्धा, दक्षता और पारदर्शिता में वृद्धि करने का प्रयास कर रहा है, और इस तरीके से एक नई व्यवस्था यहाँ पे स्थापित हो रही है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, कॉम्पिटेटिवनेस रहेगी। अगला जो प्रयास किया सरकार ने यहाँ पे उसके लिए, तो एक समस्या हमने यहाँ पे पहले भी देखी हुई थी कि किसानों को सूचना का अभाव रहता है, कहाँ किस चीज़ का मंडी में क्या वो चल रहा है, कीमत चल रही है, उसमें उचित समय में जानकारी नहीं मिल पाती है। तो सरकार ने इसमें 2015 में एक चैनल चालू किया, डीडी किसान। ठीक है, एक मोबाइल आधारित सुविधा चालू की, एम किसान। तीसरा वायदा बाजार चालू किया। वायदा बाजार जैसे पूंजी के लिए, मुद्रा के लिए जो बाजार होता है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में मुद्रा का क्या किया जाता है, क्रय विक्रय होता है, उसको शेयर बाजार बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही फसलों का जहाँ पे पूरा क्रय विक्रय होता है उसको क्या बोलते हैं, वायदा बाजार बोलते हैं। तो वायदा बाजारों क्या की गई, सरकार के द्वारा स्थापना की गई। तो ये क्या थे, सरकार के पूरे प्रयास थे विपणन सुधार को लेकर। ठीक है, विपणन की व्यवस्था में सुधार को लेकर। तो ये आपका क्या था, पूरा विपणन था। विपणन आज से विपणन अभी से यहाँ से समाप्त होता है। ठीक है, अब आज से हम यहाँ से एक नया टॉपिक चालू करेंगे कृषि से संबंधित। वो क्या है आपका, बहुत बड़ा टॉपिक, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, बहुत कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, हमारे देश में राजनीति का बड़ा मुद्दा है एमएसपी। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं एमएसपी क्या होता है। तो देखो, सामान्य शब्दों में समझो कि सरकार क्या है, एमएसपी के, इस सरकार के द्वारा कोई ना कोई एक मूल्य जारी किया जाता है। वो मूल्य क्या होता है, सरकार उस मूल्य के तहत क्या बोलती है कि हम इस न्यूनतम मूल्य के तहत, एक न्यूनतम मूल्य बता दिया जाता है सरकार के द्वारा कि हम इस न्यूनतम मूल्य के तहत, समझ लो कि गेहूं की फसल के लिए उन्होंने बता दिया कि 1800 रुपये प्रति कुंटल रहेगा। ठीक है, 1800 रुपये प्रति कुंटल रहेगा, तो 1800 रुपये प्रति कुंटल में हम क्या करेंगे, आपकी फसल को क्रय करेंगे। ठीक है, तो ये सरकार वो मूल्य क्या हो जाएगा, आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य कहला जाएगा। तो मतलब वह मूल्य जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेची जाने वाली अनाज की पूरी मात्रा को एक निर्धारित मूल्य पर खरीदने हेतु तैयार होती है। ठीक है, अगर आप कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या खबरों को पढ़ते हैं तो उसमें देखेंगे, जैसे ही रबी या खरीफ का सीजन आता है तो सरकार द्वारा, खास करके मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या है, घोषणा की जाती है कि हम किसान की पूरी फसल खरीदने का वादा करते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे हमने वही सब लिखा, अनाज की पूरी मात्रा खरीदा था, अगर किसान जितनी बेचना चाहेगा हम पूरी खरीदेंगे, और उसको क्या है, एक निर्धारित मूल्य पर खरीदेंगे, न्यूनतम निर्धारित मूल्य पर खरीदेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि अर्थात वह दर जिस पर सरकार किसानों को फसल खरीदती है, किसानों की उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना अधिक देती है। ठीक है, यहाँ पे 1.5 गुना क्यों लिखा गया है, क्योंकि अभी वर्तमान में 1.5 गुना ही चल रही है एमएसपी। ठीक है, 1.5 गुना किस चीज़ से निकाली जाती है, लागत मूल्य से निकाली जाती है। लागत मूल्य क्या होता है, हम आगे इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, लागत मूल्य या उत्पादन मूल्य जो जिसको बोलते हैं, वो कैसे निकाला जाता है, A2 लागत, A2FL लागत, ये सब आगे हम समझने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें कि दूसरे शब्दों में न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी फसल के लिए वह न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकार किसानों के लिए लाभदायक मानती है, इसीलिए इसके माध्यम से किसानों का समर्थन करने का प्रयास करती है। ठीक है, तो ये क्या था, एमएसपी। एमएसपी हमने सामान्य तौर पे क्या समझा कि वह न्यूनतम निर्धारित मूल्य जिसके माध्यम से सरकार किसानों की फसल को पूर्ण रूप से खरीदने का वादा करती है। ये क्या हो गया, सामान्य शब्दों में एसपी हो गया। ठीक है, क्या उद्देश्य होते हैं इसके, तो किसानों को बिक्री की चिंताओं से राहत दिलाना, पहला उद्देश्य। बिक्री की चिंताओं से राहत कैसे मिलती है, क्योंकि सरकार वादा करती है कि हम पूरी फसल आपकी खरीदेंगे। दूसरा, सार्वजनिक वितरण केंद्र हेतु अनाज को खरीदना। सार्वजनिक वितरण केंद्र हेतु मतलब जो पीडीएस सिस्टम हमारा पूरा चल रहा है खाद्य सुरक्षा के लिए, उसमें अगर जो अनाज की सप्लाई हो रही है वो कहाँ से हो रही है, तो सरकार यहीं से तो खरीद के अनाज एफसीआई के भंडार गृहों में भेजती है, फिर वहाँ से फाइनली पीडीएस में भेजा जाता है। इस चीज़ को हम आगे कैसे प्रक्रिया चलती है उस चीज़ को हम समझेंगे। जैसे क्या होता है, अभी सामान्य समझने के लिए कि क्या है, किसान है, इस चीज़ को समझिए कि किसान क्या है, उत्पादन करता है
उस उत्पादित फसल को एमएसपी पे कौन खरीदता है? केंद्र सरकार खरीदती है। किसके केंद्र सरकार की तरफ से वहाँ पे कौन खरीद रहा होता है? दरअसल एफसीआई खरीद रहा होता है एमएसपी पे, ठीक है। बाद में जो अपना केंद्र सरकार रहती है, एफसीआई रहता है, ये किसको बेचता है? राज्य सरकारों को बेचता है, ठीक है। राज्य सरकार फिर आगे चल के किसको भेजेंगे? जो अपनी पीडीएस दुकानें रहती हैं उनको भेजते हैं, और फिर पीडीएस दुकानों से अल्टीमेटली किस तक पहुंचता है? जो उपभोक्ता रहता है, जो जनता है, उस तक ये पहुंचता है, ठीक है। तो ये पूरी एक चेन बनती है। इस चेन को हम आगे चल के समझेंगे, अभी आप चिंतित मत हों। तो ये उद्देश्य में आते हैं। पहला उद्देश्य क्या होगा कि पूरी फसल खरीदने का वादा हो जाता है वहाँ पे। दूसरा क्या हो गया कि पीडीएस हेतु अनाज को खरीद लिया जाता है। तो ये क्या था? आपका उद्देश्य थे। आगे चलते हैं कि एमएसपी का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो एमएसपी का निर्धारण के लिए एक आयोग बना हुआ है, सीएसीपी उसको बोलते हैं, ठीक है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो ये इसके द्वारा क्या है? मूल्य निर्धारण किया जाता है। इसको समझते हैं ये क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं पहले। ये क्या है? इसमें कृषि लागत और मूल्य आयोग क्या है? कृषि मंत्रालय जो है अपना, कृषि कल्याण मंत्रालय जो है, उसका एक क्या है? संगठन है। उसके तहत एक कार्यालय है जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1965 में की गई थी। और उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों फैक्ट, कि इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। आगे चलते इसमें इसके ये लोग करते क्या हैं? तो ये लोग एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं कि प्रतिवर्ष मूल्य नीति रिपोर्ट के रूप में सरकार को रबी, खरीफ, गन्ना, जूट और कोपरा के समर्थन हेतु सिफारिश करना, मूल्य समर्थन हेतु सिफारिश करना, ठीक है। ये 5 चीज़ों के लिए मूल्य समर्थन घोषित करते हैं। किसके तहत? मूल्य नीति रिपोर्ट के तहत। किनके लिए? खरीफ की फसलों के लिए, रबी की फसलों के लिए, गन्ना के लिए अलग से जारी किया जाता है, इसको एफआरपी बोलते हैं। इसको हम आगे समझेंगे, ठीक है। जूट के लिए जारी किया जाता है अलग से। और कोपरा, कोपरा क्या होता है? नारियल। किसको? नारियल को बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए तो ये क्या था आपका? सीएसीपी था, ठीक है, जिसके द्वारा क्या है? मूल्य निर्धारण किया जाता है। अब आगे चलते हैं, एमएसपी के तहत फसलें कौन कौन सी कवर की जाती हैं। तो अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है उसके तहत 22 फसलें कवर की जाती हैं। उन 22 फसलों के तहत कौन कौन सी फसलें हैं? 14 फसलें खरीफ सीजन की हैं, 6 फसलें रबी सीजन की हैं, और 2 फसलें उसमें कौन सी हैं? वाणिज्यिक हैं, ठीक है। तो 14, 6, 20 प्लस 22, दो क्या हो गई? 22 हो गई। टोटल 22 फसलें अभी उसमें कवर्ड हैं। आगे चलते इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, मतलब फिलहाल एमएसपी कितना दिया जा रहा है। तो सरकार ने वित्तीय वर्ष 18-19 के बजट में घोषणा की थी कि किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना एमएसपी दिया जाएगा। ये चुनावों के जस्ट पहले घोषणा की गई थी कि सरकार ने क्या घोषणा कर दी कि किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना एमएसपी यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि ये जो उत्पादन लागत होती है, ये जल लागत मूल्य होता है, ये क्या होता है इसको समझते हैं, क्योंकि हमको एग्जैक्टली ये समझना है कि 1.5 गुना क्या कहाँ से निकल के आता है ना। ये देखो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए अच्छे से समझना है इसको। सबसे पहले आता है उत्पादन लागत क्या है, कि सीएसीपी द्वारा राज्य और अखिल भारतीय दोनों स्तरों पर प्रत्येक फसल के लिए 3 प्रकार की उत्पादन लागतों का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। उत्पादन लागत 3 प्रकार से निकाली जाती है सरकार के द्वारा। पहला प्रकार जो होता है उसको क्या बोलते हैं? A2 टाइप। A2 टाइप के तहत एग्जैक्टली क्या किया जाता है कि इसके तहत जो किसान का जो इनपुट कॉस्ट रहता है सामान्य तौर पर, जिसमें बीज, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम, मतलब कि जो मजदूर लोग लगे हुए हैं वहाँ पे, अगर उसने ज़मीन पट्टे किसी से किराए पे ली हुई है पट्टे पे, तो उसका कुछ ना कुछ क्या देना पड़ेगा, उस पर किराया देना पड़ेगा। तो वो उसमें जो ईंधन खर्चा हुआ, सिंचाई पे जो खर्चा हुआ, तो एक तरीके से सामान्य तौर पर इसको देखा जाए तो किसान के द्वारा जो प्रत्यक्ष व्यय किया जाता है, इनपुट कॉस्ट, जो जो होते हैं आगत संबंधी जो होते चीज़ें होती हैं, उसमें जो क्या है खर्चा किया जाता है, उसको कहाँ जोड़ लिया जाता है? A2 लागत में जोड़ लिया जाता है, ठीक है। क्या क्या जुड़ गया? बीज, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम, इनसे संबंधित जितने भी खर्चे होते हैं उन सबको जब जोड़ा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? A2 कॉस्ट बोला जाता है, ठीक है। अगला आता है A2FL कॉस्ट। ये क्या होता है? तो देखो, A2 तो क्या होगा, ये पूरा हो गया तो इसको पूरा जोड़ा ही जाएगा। FL क्या होता है एग्जैक्टली, अब हमको ये समझना है, ठीक है। तो FL में क्या जोड़ा जाता है? तो अवैतनिक पारिवारिक श्रम का एक अधिरोपित मूल्य शामिल किया जाता है। अब ये क्या होता है? अवैतनिक पारिवारिक श्रम क्या होता है, उसका अधिरोपित मूल्य क्या है, इस चीज़ को समझो। अब समझो, एक यहाँ पे एक गांव में एक किसान है जिसके पास क्या है, 3 एकड़ की भूमि है। उस 3 एकड़ की भूमि भूमि में क्या है, टोटल 4 भाई लोग हैं, वो काम करते हैं, ठीक है। तो अभी जो 3 एकड़ की भूमि में घर के 4 सदस्य उसमें इन्वॉल्व है, उस 3 एकड़ की भूमि में कृषि कार्य में 4 लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये 4 लोग उस भूमि में क्या है, खुद ही सब काम कर लेंगे, उनको मजदूरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी,
ठीक है। पर एक तरीके से देखा जाए, अगर उसको दूसरे नज़रिए से देखो, तो वो वहाँ पे खुद ही मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, A2FL के तहत क्या है, एक तरीके से वो मजदूरी कर रहे हैं तो उनकी मजदूरी को वहाँ पे क्या किया जाएगा, ऐड ऑन किया जाएगा, A2 के साथ ही ऐड ऑन किया जाएगा। जैसे A2 में क्या ऐड किया गया था, यहाँ पे श्रम ऐड किया गया था, मजदूर, अगर आप कृषक मजदूर ले रहे हैं बाहर से तो उसको ऐड किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो घर के ही पारिवारिक सदस्य उसमें काम कर रहे हैं उनकी मजदूरी को यहाँ पे ऐड किया जाएगा A2FL के तहत, ठीक है। तो ये क्या था, दूसरा तरीका था, दूसरी विधि थी। तीसरा आता है C2 टाइप। अब इसके तहत क्या किया जाता है, तो यह एक अधिक व्यापक लागत है, क्योंकि इसके अंतर्गत A2FL को तो जोड़ा ही जाता है, इसके अतिरिक्त क्या किया जाता है, स्वामित्व वाली A2FL में किसान की स्वामित्व वाली भूमि और अचल संपत्ति के किराए तथा ब्याज को भी शामिल किया जाता है। मतलब अगर कोई किसान, बड़ा किसान है, उस पर अपनी भूमि पर ब्याज कुछ मिल रहा है, किसी से उसकी स्वामित्व की संपत्तियां, अचल संपत्तियां, उसमें कुछ किराया मिल रहा है, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को भी यहाँ पे जोड़ा जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, A2 में सामान्य उसके जो खर्चे होते हैं उनका जोड़ा जाता है, A2FL में सामान्य खर्चों के साथ साथ पारिवारिक आय को, पारिवारिक उसमें जो श्रम लगता है उसको भी, उसकी मजदूरी को भी जोड़ा जाता है। और C2 में A2FL के साथ साथ क्या है, किसानों की जो अचल संपत्ति या संपत्ति पे क्या है, जो वो मिलता है, ब्याज या किराया मिलता है, उस चीज़ को भी यहाँ पे जोड़ा जाता है, ठीक है। अब समझो यहाँ पे समस्या क्या आती है एग्जैक्टली। सरकार के द्वारा जो MSP जारी किया जाता है वो सामान्य तौर पर कहाँ पे, A2 में जारी किया जाता है। सरकार जो 1.5 गुना MSP दे रही है, तो ऐसा मान के चला जाता है, अभी एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो सरकार 1.5 गुना MSP किस आधार पे, इनमें से किस लागत के आधार पे दे रही है, ठीक है। पर सामान्य तौर पे क्या माना जाता है कि A2 लागत के आधार पे देती होगी। किसानों की डिमांड क्या रहती है कि हमको A2 नहीं, A2+FL की लागत पे दो, ठीक है, मतलब कि सेकंड वाला जो उसके आधार पे दो। क्यों, क्योंकि उसमें पारिवारिक जो लोग जुड़े हुए हैं उनका श्रम जो लग रहा है उसमें, उसकी आय को भी जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। सरकारें यहाँ पे क्या है, इस चीज़ से आनाकानी करती हैं, उस चीज़ को जोड़ती नहीं है, ठीक है। तो अब एग्जैक्टली हमको एक इसमें जो हमने पॉइंट डिस्कस किया इसको समझते हैं कि इसमें मूल्य निर्धारण से लेकर संबंधित मुद्दे क्या क्या हैं, जो अभी मार्केट में या किसानों के मध्य, किसान संगठनों के मध्य मुद्दे चल रहे हैं, उनको दिक्कत कहाँ जाती है, उस चीज़ को समझते हैं। देखो, तो इसमें जो पहला मुद्दा है कि 18-19 में जो 1.5 गुना बजट जारी किया गया है, सॉरी, उनने बोला, सरकार ने बोला कि हम लागत मूल्य का 1.5 गुना क्या देंगे आपको, वो देंगे, MSP देंगे, लागत मूल्य पे 1.5 गुना MSP देंगे। तो वो 1.5 गुना किस लागत का होगा, A2 लागत पे होगा, A2FL लागत पे होगा, या C2 लागत पे होगा, उन तीनों में से किस लागत पे होगा, इस चीज़ को यहाँ निर्दिष्ट नहीं किया गया, बताया नहीं गया। तो ये किसानों के लिए, कृषि संगठनों के लिए एक बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या आती है यहाँ पे कि CACP की खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम खरीफ फसलों के लिए मूल्य नीति विपणन सत्र 18-19 की रिपोर्ट में कहा गया था कि उनकी सिफारिशें A2FL लागत पर आधारित हैं। देखो, पहले क्या हुआ, जब आपने 18-19 के बजट में घोषणा की 1.5 गुना की, तब आपने बताया नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे किसानों ने क्या कर दिया, आंदोलन चालू कर दिया। तो बाद में सरकार ने आनाकानी करते हुए ये अपनी एक रिपोर्ट जारी की, उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या बता दिया कि हम A2FL लागत पर दे रहे हैं। किस लागत पर दे रहे हैं, A2FL लागत पर दे रहे हैं, ये सरकार ने बोल दिया। अब इसमें तीसरा क्या है कि किसानों की मांग है कि कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा अनुशंसित 1.5 गुना MSP फार्मूला C2 लागतों पर लागू किया जाना चाहिए, ठीक है। इनका क्या मांग है, किसान कृषि संगठनों की क्या मांग है कि हमको 1.5 गुना ही दो। क्यों, क्योंकि 2004 में जो कृषक आयोग बनाया गया था स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में, उसने भी 1.5 गुना की ही अनुशंसा की थी, पर उन्हें लागत मूल्य कौन सा बताया था, C2 बताया था, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। C2 लागत पे दिया जाना चाहिए, ना कि A2 और ना कि A2+FL, C2 लागत पे दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, इससे संबंधित यहाँ पे मुद्दे हैं, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट देख लेते हैं कि वसूली मूल्य क्या होता है और निकासी मूल्य या निर्गम मूल्य क्या होता है। वसूली मूल्य को क्या बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट प्राइस बोला जाता है। तो देखो, वह मूल्य जिसकी घोषणा फसल कटाई के बाद सरकार द्वारा की जाती है, फिर सरकार इसी मूल्य पर अनाज खरीदती है। एक सामान्य सी चीज़ समझ लो कि सरकार जिस मूल्य पर अनाज को खरीदेगी उसको हम वसूली मूल्य बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो वसूली मूल्य होता है, ये वसूली मूल्य MSP के इक्वल भी हो सकता है और MSP से ज़्यादा भी हो सकता है। अब इस चीज़ को समझते हैं कि MSP के इक्वल किस कंडीशन में रहेगा और MSP से ज़्यादा किस कंडीशन में रहेगा। तो समझो, सरकार ने क्या घोषणा कर दी, सरकार ने रबी सीजन के पहले घोषणा कर दी कि जो गेहूं का वो रहेगा, MSP रहेगा गेहूं पर, वो 2,000 रुपये प्रति क्विंटल रहेगा। कितना रहेगा, 2,000 रुपये प्रति क्विंटल, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या मान के चलते हैं कि जो गेहूं का वसूली मूल्य है, एक तरीके से जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है, जिस प्राइस पे सरकार खरीदेगी, वो कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए सामान्य हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वसूली मूल्य इक्वल टू क्या हो गया, MSP हो गया।
तो ये जो 2000 रुपये घोषणा की गई, किसके द्वारा की गई है? केंद्र सरकार के द्वारा की गई, क्योंकि केंद्र सरकार वहाँ पे खरीद रही है। पर समझो कि इस 2000 की घोषणा के बाद, 2000 रुपये की जो घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई एमएसपी के लिए, उस घोषणा के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के कृषकों के कल्याण के लिए एक अलग से इनिशिएटिव लिया, और उसके तहत उन्होंने क्या बोला गया कि हम प्रति कुंटल 200 समझ लो कि 100 रुपये क्या देंगे? बोनस देंगे। प्रति कुंटल हम क्या देंगे? 80 रुपये बोनस देंगे, 100 रुपये बोनस देंगे, जो भी मान लो आप उदाहरण के लिए। तो हम प्रति कुंटल क्या है? 80 रुपये बोनस देंगे, ठीक है। तो एक तरीके से अब जो आपका वो होने वाला है, एक तरीके से प्रति कुंटल जो गेहूं की कीमत होने वाली, वो कितनी होने वाली है? 2000 एमएसपी का हो गया था, और 80 रुपये अब उस पर बोनस जुड़ जाएगा, तो 2080 रुपये उसका क्या है? प्रति कुंटल का मूल्य होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फसल अब खरीदी जाएगी वो कितने में खरीदी जाएगी? 2080 रुपये में खरीदी जाएगी। मतलब आपका जो वसूली मूल्य हो गया वो कितना हो गया? 2080 रुपये हो गया, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आपका एमएसपी कितना था? 2000 था। अब वसूली मूल्य कितना हो गया? 2080 रुपये हो गया। तो यहाँ पे इस स्थिति में क्या हो जाएगा? आपका वसूली मूल्य एमएसपी से ज़्यादा हो जाएगा। अगर मध्य प्रदेश सरकार ने बोनस की घोषणा नहीं की होती तो वहाँ पे वसूली मूल्य और एमएसपी बराबर रहते, पर चूंकि उन्होंने बोनस की घोषणा कर दी है, इसलिए वसूली मूल्य अब एमएसपी से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये क्या था? आपका वसूली मूल्य का सिद्धांत था। दूसरा यहाँ पे एक दिया हुआ है निकासी मूल्य या फिर निर्गम मूल्य। अब हमने जो एक साइकिल समझा था कि यहाँ पे क्या है कि किसान उत्पादन करता है, फिर उसको एफसीआई खरीद लेती है एमएसपी पे, बाद में उसको एफसीआई क्या है? राज्य सरकारों को भेजती है, वो राज्य सरकारें बाद में आगे चल के पीडीएस में भेजती हैं, वो पीडीएस से कहाँ पहुँचता है? उपभोक्ता तक पहुँचता है। तो यहाँ जो किसान उपभोक्ता उत्पादन करता है उससे एफसीआई जब खरीदता है तो किस मूल्य पर खरीदता है? वसूली मूल्य पे, ठीक है। किस मूल्य पे खरीदता है? वसूली मूल्य पे। फिर एफसीआई या केंद्र सरकार राज्यों को बेचती है, राज्यों को जिस मूल्य पे बेचती है उसको क्या बोलते हैं हम? निकासी मूल्य या निर्गम मूल्य बेचते हैं, ठीक है। फिर ये जो राज्य सरकारें हैं ये किसको बेचेगी? विदेश दुकानों को सप्लाई करेंगी। किस मूल्य पर सप्लाई करेंगी? उसको क्या बोलते हैं? केंद्र नियंत्रित मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र नियंत्रित मूल्य। और बाद में ये जो एफसीआई, ये जो पीडीएस दुकानें हैं, पीडीएस दुकानें किसको देंगी? उपभोक्ता तक पहुंचाएंगी। किस मूल्य पर पहुंचाएंगी? जो केंद्र सरकार द्वारा ही निर्धारित किया गया है कि भाई चावल 2 रुपये किलो रहेगा, गेहूं 3 रुपये किलो रहेगा, जो भी रेट होते हैं पीडीएस दुकानों में, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया चलती है। तो हमने क्या समझा? वसूली मूल्य क्या है? कि वह मूल्य जिस पर केंद्र सरकार किनको अनाज बेचती है? राज्य सरकारों को अनाज बेचती है, ठीक है। परिभाषा के रूप में इसको देखते हैं, क्या है कि केंद्र सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर अनाज खरीदती है और इसे केंद्रीय निर्गम मूल्य पर राज्यों को बेचती है, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर केंद्रीय निर्गम मूल्य का निर्धारण किया जाता है, किंतु यह एमएसपी से अधिक नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या था? आपका निर्गम मूल्य था या निकासी मूल्य था, ठीक है। तो ये क्या था? आपका एमएसपी का कॉन्सेप्ट था। एमएसपी के बारे में आगे हम देखेंगे एमएसपी के क्या लाभ होते हैं, एमएसपी के क्या नुकसान होते हैं, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में जो अभी आपका आखिरी इसमें वो रहेगा, होमवर्क रहेगा, वो क्या है कि आज का प्रश्न वो क्या रहेगा? आपका प्रश्न क्या है कि किसानों की आय दुगनी करने हेतु कृषि विपणन में क्या सुधार किए जाने चाहिए? अपने सुझाव दीजिए। कृषि विपणन हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। अब आपको उससे रिलेटेड यहाँ प्रश्न दिया जा रहा है, 5 मार्कर में है, 50 से 60 शब्दों में लिखना है उसको आपको। प्रश्न है आपका कि किसानों की आय दुगनी करने हेतु कृषि विपणन में क्या सुधार किए जाने चाहिए? अपने सुझाव दीजिए, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिए। हमारे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप इसको पोस्ट कर सकते हैं, उसको चेक कर दिया जाएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर भी चेक कर दिया जाएगा इसको, ठीक है। बाकी मॉडल उत्तर क्या होगा इसका, अगले लेक्चर में उसको डिस्कस किया जाएगा। तो अभी के लिए धन्यवाद। लेक्चर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।